हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। हम लेकर के आ गए हैं 440 वोल्ट करंट अफेयर स्टैटिक जीके एक्सप्रेस। इस सीरीज में हम ऐसे प्रश्नों को कवर करते हैं जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके में आपके आएंगे। यानी देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम तिथि जो है वो घोषित हो गई। 15 दिसंबर को एनटीपीसी का एग्जाम होना है। तो इसमें एक लार्ज पोर्शन यहाँ पर कवर किया जाता है स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके कुछ इस तरह से बनती है कि जो करंट में रिलेटेड जो भी विषय होते हैं, जो अभी करंट में न्यूज में बने हुए हैं, उनसे मिलकर के स्टैटिक जीके बनती है। तो हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। ये प्रश्न ना केवल आपको रेलवे एनटीपीसी बल्कि यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपीपीसीएस और बिहार दरोगा जो भी पेपर आने वाले हैं, यूपी लेखपाल, इन सभी पेपर में आपको हेल्प करेगी। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम 440 वोल्ट करंट अफेयर स्टैटिक जीके की इस यात्रा पर। तो प्रश्न नंबर एक आपसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर एक है, आपको असंगत इसमें से छांटना है, इसमें से गलत कौन सा है। यानी कि आपको पर्वत शिखर दिए हैं और वो पर्वत शिखर किन श्रेणियों में स्थित है वो सामने आपको दिया है। इसमें से आपको असंगत बताना है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है। तो पहला है देवमाली पर्वत शिखर, क्या नागा हिल्स में स्थित है। दूसरा है डोडा बेट्टा, क्या नीलगिरी में स्थित है। तीसरा है गुरु शिखर, क्या अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। और डी है नंदा देवी, क्या गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो इसका आंसर है ए, यानी जो देवमाली है वो उड़ीसा में स्थित है, ना कि नागा हिल्स में स्थित है। तो फिर नागा हिल्स कहाँ स्थित है। तो नागा हिल्स में जो है सारामती जो पर्वत श्रेणियां हैं वो नागा हिल्स में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा आपका नीलगिरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है गुरु शिखर। गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है, बिल्कुल सही है। और डी है नंदा देवी। नंदा देवी आपका गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो गया ए, यानी कि जो देवमाली है वो उड़ीसा में है, न कि नागा हिल्स में है। तो आपको हमने डिस्क्रिप्टिव आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ। प्रश्न नंबर दो आपसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर दो है, हाल ही में चर्चित ओपेक से संबंधित गलत मिलान को छाटिए। देखिए, एक तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं, एक तरफ सदस्यों की संख्या दी हुई है, यानी कि उस महाद्वीप से ओपेक में कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन ए कहता है अफ्रीका, क्या अफ्रीका महाद्वीप से 7 सदस्य ओपेक में हैं। दूसरा है एशिया, क्या एशिया से 5 सदस्य ओपेक में हैं। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, क्या उत्तरी अमेरिका से एक सदस्य ओपेक में है। और चौथा है दक्षिणी अमेरिका, तो क्या दक्षिणी अमेरिका से एक सदस्य ओपेक में है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको इसका आंसर बता देते हैं। उत्तरी अमेरिका बिल्कुल गलत है, यानी कि उत्तरी अमेरिका से कोई भी सदस्य आपका ओपेक में शामिल नहीं है। अफ्रीका से 7 सदस्य ओपेक में है, एशिया से 5 सदस्य ओपेक में है और दक्षिणी अमेरिका से एक सदस्य ओपेक में शामिल है। यानी उत्तरी अमेरिका आपका आंसर हो जाता है। तो आंसर हो गया इसका CIS के बारे में विस्तृत से जानकारी ले लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, हर बार पूछने को आता है कि ओपेक का फुल फॉर्म बताइए। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के साधन संसाधन पाए जाते हैं, वो देश जो है वो ओपेक में शामिल है। ठीक है, इसमें कुल 13 सदस्य देश हैं। उत्तरी अमेरिका इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इसमें कोई भी सदस्य देश शामिल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक प्रश्न में आपको इन ऑप्शनों के द्वारा आपको बता दें कि एक प्रश्न में आपको कम से कम 4 से 5 आपके प्रश्न क्लियर होंगे। कितना भी घुमा करके प्रश्न आ जाए, आप आंसर दिए बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, फिर से गलत मिलान छांटना है आपको। देखिए, इस बार एक तरफ कुछ शब्द दिया है और उसका फुल फॉर्म पूछा गया है जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हुए हैं। हमने ऐसी स्टैटिक जीके को कवर किया है जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, जिनसे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा आसार हैं। हमने ऐसे प्रश्नों को कवर किया है। तो ऑप्शन ए है AIM, क्या AIM का फुल फॉर्म एडवांस इनोवेशन मिशन होता है। दूसरा है GSI, क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तीसरा है KYC, क्या नो योर कस्टमर होता है। और डी है NIC, यानी नेशनल इंफॉर्मेशनल सेंटर होता है, क्या इसका फुल फॉर्म। तो देखिए, इसका आंसर है ए, यानी कि गलत मिलान जो है वो ए है। ए गलत क्यों हो गया, तो आइए बताते हैं। AIM का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि AIM का फुल फॉर्म अटल इनोवेशन मिशन है। और एडवांस इनोवेशन मिशन जो है वो गलत है बिल्कुल। तो आपका आंसर जो हो गया वो ए। और AIM की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, AIM का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। बाकी के जो फुल फॉर्म दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, KYC नो योर कस्टमर है, NIC नेशनल इंफॉर्मेशनल सेंटर है। तो आपका आंसर हो गया ए, यानी कि ए गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4। जी हाँ, ये प्रश्न है जिसको हमने थंबनेल पे भी लगाया है। एकलव्य सेना का गठन किसने किया था। एकलव्य सेना जो है अभी हाल ही में न्यूज में रही हुई है। तो एकलव्य सेना का गठन किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है मायावती, ऑप्शन बी है फूलन देवी, ऑप्शन सी है रामविलास पासवान या ऑप्शन डी है शरद पवार। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि एकलव्य सेना का गठन जो है वो फूलन देवी के द्वारा किया गया था। तो आइए फूलन देवी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि फूलन देवी कौन थी, कहाँ से थी, कैसे थी। तो इसका आंसर भी है, फूलन देवी जो है चंबल की एक दस्य सुंदरी थी। यानी कि
फूलन देवी एक डाकू थी जो कि चंबल पहले डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। तो फूलन देवी चंबल की एक दक्ष सुंदरी थी। इन्हीं के द्वारा एकलव्य सेना का गठन किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, आत्मसमर्पण के उपरांत ये मिर्जापुर से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी और 2001 में शमशेर सिंह राणा के द्वारा दिल्ली में लोकसभा से बाहर निकलते ही इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो यह प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत में जन्मी और नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई थी। देखिए, अभी नासा और इसरो दोनों काफ़ी न्यूज में बने हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। देखिए, नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अमेरिका की है, और इसरो कहाँ की है, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो अभी हाल ही में दोनों न्यूज़ें बनी हुई हैं, जो कि नासा क्या है, अपना एक मंगल मिशन भेज रही है, और इसरो तो अभी चर्चा में बनी हुई है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि नासा और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले परीक्षाओं में। तो प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा कि उस प्रथम महिला का नाम बताना है जिनका जन्म भारत में हुआ था और नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई थी। ऑप्शन है आपका संतोष यादव, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है डिक्की डोलमा, ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो आप इसमें से आंसर बताइए। उम्मीद है मुझे लगभग 80% लोगों ने यहाँ पर आंसर दे दिया होगा। जी हाँ, कल्पना चावला इसका सही आंसर है। कल्पना चावला ही एक ऐसी प्रथम अंतरिक्ष महिला थी जिनको नासा के द्वारा चुना गया था। और अभी हाल ही में जो है सुनीता विलियम्स काफ़ी समय तक अंतरिक्ष में रह करके आई हैं। तो कल्पना चावला के बारे में आइए जान लेते हैं। तो कल्पना चावला जी का जन्म जो है 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। करनाल के नाम से आपको कुछ पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा। करनाल में भारतीय दुग्ध डेयरी संस्थान है। आपको ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि करनाल में क्या है, भारतीय दुग्ध डेयरी संस्थान का मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ऐसे पॉइंट को लिंक करते जाइए, प्रश्नों को लिंक करते जाइए, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको लिंक करना बता देंगे कि एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को कैसे लिंक करें जिससे कि वो हमारे दिमाग में बना रहे। तो आपको बता दें, कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था और नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, अब इन्होंने समय कितना बिताया, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 या 18 में आया हुआ था कि कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कुल कितना समय बिताया था। तो इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट उन्होंने बिताए थे। फिर क्या हुआ, अपने 6 सहयोगियों के साथ जब वो पृथ्वी पर लौट रही थी तो कोलंबिया के STS-87 यान के द्वारा, इस यान का भी नाम आपको ध्यान रखना है, कोलंबिया के STS-87 यान से वापस आते वक्त विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कल्पना चावला की जब मृत्यु हुई थी 2003 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर 6 कि कैलाश मानसरोवर में मिसाइल का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। देखिए, अभी कैलाश मानसरोवर चर्चा में बना हुआ है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो आपको ये बताना है कि कैलाश मानसरोवर में अभी मिसाइल का निर्माण जो है कौन सा देश कर रहा है। तो अभी मिसाइल का निर्माण जो है वो चीन कर रहा है। देखिए, भारत और चीन के मध्य अभी हाल ही में इतनी सारे विवाद हो चुके हैं, तो चीन ने क्या किया है कि कैलाश मानसरोवर के पास में अपना जो है मिसाइल का एक केंद्र खोल दिया और वहाँ पर मिसाइल का निर्माण कर रहा है। तो आइए जान लेते हैं। बीते दिनों भारत और चीन के मध्य विवाद के चलते सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन दोनों की सेनाएं अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। जहाँ चीन कैलाश मानसरोवर में मिसाइल का निर्माण कर रहा है, वहीं भारत ने भी अपनी मिसाइलें और भारी संख्या में सैन्य दस्ता जो है सीमा पर पहुँचा दिया है। यानी भारत बिल्कुल भी कहीं किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता है, अपनी स्थिति वहाँ पर मजबूत रखना चाहता है। उम्मीद करते हैं बातचीत के द्वारा ये विवाद निपट जाएगा और युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि देखिए, युद्ध से कोई भी देश हो, दोनों देशों का विनाश ही होता है। युद्ध हमेशा विनाश का कारण होता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। देखिए, यहाँ पर सौर वृक्ष से मतलब यह है कि सोलर पावर के द्वारा यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाएगा। देखिए, अब क्या है कि बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है अब बिजली धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोयला आपका खत्म होता जा रहा है, ठीक है, आप पेट्रोलियम आपका खत्म होता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो अनवीनीकृत हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। तो अब हमको नए साधन खोजने पड़ेंगे। पेट्रोल खत्म हो रहा है तो हम रतन जूत के द्वारा पेट्रोल बना रहे हैं, ठीक है। बिजली खत्म हो रही है तो बिजली हम अपने सौर ऊर्जा से विकसित कर रहे हैं। सूर्य तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो सूर्य से जो बिजली बनेगी वो भी निरंतर चलती रहेगी। इसलिए क्या है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। जी हाँ, इसका आंसर एक बार फिर हमारा प्यारा भारत, यानी भारत जो है उसने सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं कि सौर वृक्ष आखिर क्या है, कैसे है और क्यों है।
देखिए, ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए और सस्ती बिजली बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR के द्वारा एक सौर वृक्ष का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सौर वृक्ष का निर्माण भारत में तो हो रहा है, लेकिन भारत के किस राज्य में हो रहा है और किस जिले में हो रहा है। अगर बहुत डीपली जाएंगे तो आपसे जिले का नाम भी पूछ लेंगे। तो आप दिमाग में रखिए कि भारत में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसका निर्माण किया जा रहा है और CSIR के द्वारा इस सौर वृक्ष का निर्माण किया जा रहा है बिजली की खपत को कम करने के लिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें अभी हाल ही में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है रोमिला थापर, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है मलाला यूसुफजई। तो आपको यह बताना है कि 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनमें से किसे दिया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो शशि थरूर को उनके जो एक उपन्यास है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो ये प्रश्न आप दिमाग में रखिए, आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिलेगा, UPSI में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलेगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चले हैं। तो विंग्स इंडिया 2020 समिट किस एयरपोर्ट पर आयोजित की गई। ये एयरपोर्ट अभी न्यूज़ में रहे हैं, और क्योंकि विंग्स इंडिया 2020 का समिट अभी हाल ही में हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस एयरपोर्ट पर यह समिट आयोजित की गई है। ऑप्शन ए है विजयवाड़ा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है राजमुंदरी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है वारंगल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है बेगमपेट एयरपोर्ट। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहां पर विंग्स इंडिया 2020 समिट का आयोजन किया गया है। तो आइए विस्तृत से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, जिससे आपसे कोई भी प्रश्न जो है कितना भी डीपली कितना भी घुमा करके पूछ ले, आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस समिट का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ, जो हैदराबाद में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। यह आयोजन 12 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 के मध्य में, यानी अभी हाल ही में हुआ है। तो ये करंट की न्यूज स्टैटिक जीके के तौर पर आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगी। विजयवाड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, और राजमुंदरी एयरपोर्ट भी आंध्र प्रदेश में है। एक और एयरपोर्ट इसमें वारंगल एयरपोर्ट दिया हुआ है, तो वारंगल एयरपोर्ट जो है वो तेलंगाना में स्थित है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्म योद्धा ग्रंथ नामक किताब का विमोचन किया गया। यह किताब किससे संबंधित है। तो आपको यह बताना है कि जो कर्म योद्धा ग्रंथ है यह किताब किससे संबंधित है। बिल्कुल बहुत न्यूज में रही है। तो NTPC में तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, यूपी के जो एग्जाम है उनमें भी आपको देखने को मिलेगी, MPSI MP पुलिस आने वाली है तो उनमें भी आपको करंट स्टैटिक जीके के रूप में ये देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है कर्म योद्धा ग्रंथ। इस किताब को आप दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो कर्म योद्धा ग्रंथ किताब का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए विकास से अवगत कराती है। तो ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड सारे जो पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। आप कह रहे हो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, क्यों ले लिया इसको। तो देखिए, जापान की मुद्रा का नाम हमने क्यों लिया है आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है रियाल और ऑप्शन डी है फ्रैंक। तो आप बताइए इसमें से आंसर जो है, सबको लगभग पता है कि जापान की मुद्रा का नाम येन है। तो हमने इसको अपने प्रश्न पत्र में शामिल क्यों किया है, तो आइए बताते हैं। देखिए, जापान की मुद्रा का नाम ये है। अब जापान की मुद्रा का नाम तो आ गया, तो आप राजधानी का नाम भी ध्यान रखें, क्योंकि जापान न्यूज़ में बना हुआ है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। देखिए, अभी हाल ही में जापान की मुद्रा येन को IMF की मुद्रा सूची SDR बास्केट में जोड़ा गया। देखिए, IMF की एक अलग मुद्रा होती है जिसे हम SDR कहते हैं, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये उसका फुल फॉर्म है। SDR बास्केट में अभी जापान की मुद्रा येन को जोड़ा गया, तो जापान हो गया न्यूज़ में। तो जापान की कंट्री और कैपिटल जो है और करेंसी जो है वो आपसे पूछी जाएगी। देखिए, MPSI में एक प्रश्न तो हर प्रश्न पत्र में आप पिछले पेपर उठा करके देखेंगे तो हर प्रश्न पत्र में आपको कंट्री कैपिटल करेंसी से एक प्रश्न जरूर देखने को मिला है, और NTPC में तो 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर जानकारी मिले कंट्री कैपिटल करेंसी से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले, तो आपके कोई भी प्रश्न जो है करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके से बिल्कुल छूटने वाले नहीं है। ये बात तो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दीजिए कि आपके कोई भी प्रश्न छूटेंगे। और ये प्रश्न ना केवल उसके लिए बल्कि नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें हमने ऐसे प्रश्नों को कवर किया है कि आप किसी से पूछ दीजिए खड़े खड़े, ना केवल परीक्षा प्रश्न के लिए, किसी से भी पूछ दीजिए तो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे मान लो आपका कहीं इंटरव्यू हो रहा है,
ठीक है, तो आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो आपने तो जवाब दे दिया। अब वो अपने आप को बहुत दिखा रहा है कि हम बहुत जानकार हैं और इससे हमको जानकारी है। तो आप इन प्रश्न पत्रों से जो हम सीरीज चला रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछ कर देखिए, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए भी ये प्रश्न पत्र बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय बताना है। तो ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम में, या फिर ऑप्शन डी है वियना में। तो इसका आंसर है ए, यानी कि लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आईटीएफ का मुख्यालय लंदन यूके में है। आईटीएफ माने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन यूके में है। देखिए, अब बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और आपको पता होगा कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहीं पर एफिल टावर स्थित है। तो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। और एम्स्टर्डम में क्या है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको एम्स्टर्डम में देखने को मिलेगा। देखिए, IBPS RRB के जो एग्जाम होने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, उसमें ये जीके का प्रश्न बहुत पूछते हैं कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, भारत का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, हर मतलब देश का स्टॉक एक्सचेंज आपसे पूछ लेते हैं। तो ये जरूर पूछा जाएगा कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ओपेक का हेडक्वार्टर, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? ये लोक नृत्य जो है अभी न्यूज में बना हुआ है, त्रिपुरा भी न्यूज में बना हुआ है, तो त्रिपुरा से रिलेटेड जानकारी भी हम लेंगे और इन लोक नृत्य के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो ऑप्शन ए है बांग्ला नृत्य, ऑप्शन बी है गारिया नृत्य, ऑप्शन सी है डोलू कुनिया नृत्य, ऑप्शन डी है बूमानी नृत्य। तो इसका आंसर है सी, यानी जो डोलू कुनिया नृत्य है वो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। तो फिर वो कहाँ से संबंधित है? तो देखिए, डोलू कुनिया नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो अब त्रिपुरा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा का राजकीय पशु जो है वो है लंगूर, और जो राजकीय फल है वो है क्वीन अनानास। देखिए, ये जो दोनों प्रश्न हमने लिए हैं, राजकीय पशु और राजकीय फल, ये जो प्रीवियस आपकी SSC CGL का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आए हुए थे अलग अलग सेट में। CPO के एग्जाम में लंगूर वाला प्रश्न आया था, राजकीय पशु वाला, और CGL के एग्जाम में ये क्वीन अनानास का प्रश्न आया था, इसलिए हमने इसको अपने प्रश्न पत्र में शामिल कर लिया है इस टेस्ट सीरीज में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 14 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, और ऑप्शन डी है सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हमेशा जो है जो विद्यार्थी होते हैं वो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो आपका आंसर हो गया बी। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ। देखिए, 2023 का जो मेंस वर्ल्ड कप है T20 वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2021 का भारत में होने वाला है। तो अभी 2023 की घोषणा की गई, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जानकारी आइए हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, आपको बता दी हमने, और वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में, ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका आंसर है ए, यानी कि गोवा में जो है वो नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में स्थित है। अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक फिल्म ब्लैक पैंथर जो इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में बनी थी को लेकर ट्वीट किया है। तो इस ट्वीट की वजह से जो ये नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो न्यूज़ में आ गया, और आपके स्टैटिक ये प्रश्न बन सकता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो फिल्म ब्लैक पैंथर है तो उसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? तो नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में हुई है। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य
गोवा में स्थित है। एक आपका और प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके क्लियर होंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा करके आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। यही है सक्सेस जंक्शन का सतत प्रयास बना हुआ है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है IBP यानी कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल अभी हाल ही में हुआ है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। बताइए इनमें से 8 से बढ़ा करके कितनी संख्या कर दी गई है। तो इसका आंसर है ए यानी कि 10 कर दी गई है IBP में प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या। तो आइए जान लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल मार्ग होते क्या हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश से अधिक जो व्यापार होता है वो जल मार्ग के माध्यम से होता है। न केवल भारत बांग्लादेश से, बल्कि भारत का जो विदेशी व्यापार ज़्यादातर जो होता है वो जल मार्गों के माध्यम से होता है। तो भारत बांग्लादेश के बीच में जो जलमार्ग हैं, तो उनमें कौन सा है, NWH यानी नेशनल वाटर हाईवे 01, नेशनल वाटर हाईवे 02 और नेशनल वाटर हाईवे 16 का विशेष योगदान रहता है यहाँ पर जलमार्गों के माध्यम से व्यापार करने में। तो अभी हाल ही में जो है प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी गई है। पहले ये प्रोटोकॉल मार्ग 8 हुआ करते थे, अब 10 कर दी गई है प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है नुआखाई जुहार त्यौहार किसके लिए मनाया जाता है। तो नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी आपसे पूछा गया है कि जो नुआखाई जुहार त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है फसलों की कटाई के लिए, ऑप्शन बी है देवी माँ की पूजा के लिए, ऑप्शन सी है क्या यह नया साल है और ऑप्शन डी है होली का दूसरा नाम है क्या। इसका आंसर है ए यानी कि फसलों की कटाई के लिए जो है वो नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं नुआखाई जुहार त्यौहार क्या होता है और कहाँ मनाया जाता है। देखिए, भारत के कई राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे नुआखाई जुहार त्यौहार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लीडिंग रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है भूमि पेडनेकर, ऑप्शन बी है तापसी पन्नू, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। तो आप बताइए इनमें से किसको जो है लीडिंग रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि आलिया भट्ट को दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया है। तो आलिया भट्ट को उनकी फिल्म द गली बॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि द गली बॉय जो है उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है वहाँ की जो इस फिल्म की अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर 19 आपसे कहता है कि हाल ही में पुणे में 2 मीटर की दूरी से ही विस्फोटक का पता लगाने वाले एक उपकरण का प्रदर्शन किया गया, उसका नाम बताइए। देखिए, विस्फोटक का पहचान नहीं कर पाने की वजह से कई बार बहुत से हादसे होते हैं। जो हमारी BSF है, जो CRPF है, अगर यहाँ पर सुकमाई क्षेत्र में चले जाएं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चले जाएं, तो इस जगह पर बहुत सारी मतलब कि जो वहाँ के उग्रवादी संगठन होते हैं वो लोग विस्फोटक बिछा देते हैं और पता न चल पाने की वजह से क्या होता है कि हमारे कई जवान इसमें घायल हो जाते हैं, कई जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने हाल ही में पुणे में जो है एक उपकरण का निर्माण किया गया जो आपको 2 मीटर की दूरी से ही बता देगा कि आगे मत जाइए, यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ रखा हो सकता है। तो यही पूछा है कि उस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है सार्स COV2, ऑप्शन बी है बुल्टू के बोल, ऑप्शन सी है राइडर एक्स और ऑप्शन डी है ATM। तो इसका आंसर है राइडर एक्स। देखिए, राइडर एक्स जो है अभी एक उपकरण बनाया है, किसने बनाया है हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं ये सार्स COV2 क्या है। तो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसका नाम सार्स COV2 है। बुल्टू के बोल आपको ध्यान आ रहा होगा, छत्तीसगढ़ में ब्लूटूथ आधारित एक पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना चालू की है, वो बुल्टू के बोल से संबंधित है। हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था, जो पहली वीडियो 440 वोल्ट करंट अफेयर की आई जिसमें बताया था कि बुल्टू के बोल क्या है। ATM तो आपको पता ही ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ATM का फुल फॉर्म होता है। तो सी जो है इसका आंसर है यानी कि राइडर एक्स। तो आइए राइडर एक्स के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में HEMR यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो है इसका नाम है, वो पुणे में स्थित है और IIC बेंगलोर ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसके द्वारा किसी विस्फोटक पदार्थ को 2 मीटर की दूरी से ही पहचाना जा सकता है। तो HEMR का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च। और ये लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो ये लेबोरेटरी जो है पुणे में है और पुणे में ही इस उपकरण का प्रदर्शन भी किया गया है, किसका, राइडर एक्स का। तो उम्मीद करते हैं राइडर एक्स आपको ध्यान रहेगा क्योंकि आगे परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये प्रश्न आपको रट जाएंगे। हमने इस तरह से आपको समझाया है कि ये प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे, आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिए।
तो सिक्किम के राज्य पशु का नाम बताइए। देखिए, सिक्किम का राज्य पशु किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहा है, तो क्यों न्यूज़ में रहा है, आइए आगे जान लेते हैं। तो सिक्किम के राज्य पशु का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है चिंकारा, ऑप्शन बी है ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा, ऑप्शन सी हिमालयन रेड पांडा और ऑप्शन डी है हिमालयन व्हाइट पांडा। इसका आंसर है सी, यानी कि हिमालयन रेड पांडा जो है वो सिक्किम का राज्य पशु है। तो आइए देखते हैं कि हमने हिमालयन रेड पांडा के बारे में ही जानकारी लेना क्यों उचित समझा। तो इसका आंसर सी है, आइए देख लेते हैं। देखिए, हिमालयन रेड पांडा जो है वो सिक्किम का राज्य पशु है। अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चीनी रेड पांडा और हिमालयन रेड पांडा दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। देखिए, अभी तक एक प्रजाति के थे, लेकिन अब भारत चीन में इतना विवाद चल रहा है कि जो भी भारत चीन से रिलेटेड चीज़ होंगी अब सब अलग हो जाएंगी। बिल्कुल आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि अब भारत चीन का कोई भी प्रोडक्ट एक साथ रहेगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि चीनी प्रोडक्ट को कम से कम उपयोग में, या उम्मीद कीजिए कि बिल्कुल भी उपयोग में ना लाइए चीनी प्रोडक्ट को, तभी हम इनको अपने देश से बिल्कुल निकाल सकते हैं। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने कितने अच्छे काम किए हैं, यानी कि जो चीनी ऐप थे पहले उनको बैन कर दिया, फिर उनकी भाषा जो है मदारिन उसको बैन कर दिया, और अभी हाल ही में जो है एक और ऐप जो गेम है उसको भी बैन कर दिया, यानी जिससे भी चीन को फ़ायदा होता है भारतीय जो सरकार है वो उसको बैन करेगी, और बिल्कुल सही यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो देखते हैं, हिमालयन रेड पांडा के संरक्षण के लिए 2008 में प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है वो पंगोलिया वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम से चालू किया गया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर होता है कि पंगोलिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये पंगोलिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न होगा। तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भी फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर आए थे। तो अभी म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी है यू विन मिंट, ऑप्शन सी है सी जिनपिंग और ऑप्शन डी है जायर बोल्सोनारो। इसका आंसर है बी, यानी कि यू विन मिंट जो है वो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, जो अभी हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके लिए भी नमस्ते ट्रंप एक उद्घाटन यहाँ पर आयोजन किया गया था। और यू विन मिंट आपको हमने बता ही दिया कि म्यांमार के हैं। सी जिनपिंग जो है वो आपको पता है चीन के हैं, इनका तो नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते हैं, सी जिनपिंग का, ठीक है। और डी जो है वो जायर बोल्सोनारो, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, और ये पिछली बार जो है गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि भी रहे थे। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी यू विन मिंट। आइए जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अभी फरवरी 2020 में 26 से 29 फरवरी तक म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। यहाँ उन्होंने भारत म्यांमार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके उपरांत में बिहार के महाबोधि मंदिर घूमने गया। देखिए, म्यांमार में जो है वहाँ पर बौद्धों का आधिपत्य है, बौद्ध लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति यू विन मिंट हैं वे यहाँ पर आए और बिहार के महाबोधि मंदिर में घूमने गए। उसके उपरांत में उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल का भी भ्रमण करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर ये थे हमारे 21 प्रमुख प्रश्न। ये केवल 21 ही नहीं थे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने ऑप्शन को लेकर भी सॉल्व कराया। तो ये प्रश्नों की संख्या आपकी 40 के पार पहुँच जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप बिल्कुल लगा करके आएंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम 5 लोगों को आपको और जोड़ना है जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो सक्सेस जंक्शन के सामने आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और अगली वीडियो जो आपकी आने वाली है वो है पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस। तो पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस जो आने वाली है उसमें हम उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप दूसरों को जोड़ेंगे और जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस अपने ऑन टाइम चल रही है, हिंदी एक्सप्रेस अपने ऑन टाइम चल रही है, और 440 वोल्ट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक जीके एक्सप्रेस अपने ऑन टाइम चल रही है। कोई भी ट्रेन लेट नहीं है, तो आपको बस सक्सेस जंक्शन पर ऑन टाइम खड़े मिलना है इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भारत जो है कोरोना से लड़ रहा है, तो कोरोना से लड़ने में भारत का सहयोग कीजिए। भारत सरकार की गाइडलाइन का जो उपयोग बताया गया है कि कैसे आपको कितनी दूरियां बनाकर रखनी है, इन सब का प्रयोग कीजिए। और मास्क को हमेशा लगाइए आप कहीं बाहर पर जाते हैं तो आप स्वस्थ तो हिंदुस्तान स्वस्थ, हिंदुस्तान स्वस्थ तो जग स्वस्थ। इसी उम्मीद के साथ कि आप अगला वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।